मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, यस सर। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस सर। क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? तो बच्चे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कोई पूछे क्या होता है तो बेसिक सा डिस्कशन ध्यान रखना। There are two types of multiplications. First is called scalar product. First is called scalar product. इसको बच्चे हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं डॉट प्रोडक्ट। चाहे स्केलर बोलिए या डॉट बोलिए, दोनों एक ही चीज होते हैं। सेकंड बेटा प्रोडक्ट आता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बेसिकली बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तुम्हें समझ में आ जाएगा डॉट और क्रॉस बोलने का ट्रिक क्या है। अगर ए को बेटा बी से मल्टीप्लाई करें और ऐसे लिख दें ए डॉट बी, या ए को मल्टीप्लाई करें बी से और क्रॉस बी लिख दें, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट होगा, तो स्केलर होगा और डॉट बोला जाता है। और जब वेक्टर प्रोडक्ट आता है बेटा तो आपका यहाँ पे क्रॉस बोला जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? सर डाउट क्या, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बच्चे के मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं यहाँ पर, क्या इसको बेटा ऐसे पढ़ा जाता है सिंपली ए डॉट बी। इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, सिंपल से ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, और जो वेक्टर्स लिए उनके बीच का कुछ भी एंगल आ रहा होगा थीटा, तो cos थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ये क्लियर है बेटा? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा का ध्यान से देखो। सर आपने करा क्या? सर आपने एक वेक्टर यहाँ पे ए लिया, एक वेक्टर बच्चे आपने यहाँ बी लिया, ये ए था आपके पास, ये बी था आपके पास, और एंगल कितना लिया बच्चे आपने, थीटा। दो वेक्टर्स का अगर कोई डॉट प्रोडक्ट पूछे तो सिंपल सा आंसर आता है बेटा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक है बच्चे? तो ए डॉट बी की वैल्यू बच्चे क्या आती है, ए बी cos थीटा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आता है कि सर इसके जो रिजल्ट्स हैं कौन हम लोग लिखें। तो रिजल्ट्स बेटा सिंपल से हैं, जिसे हमें एक बार अच्छे से लिख लेना है। फर्स्ट, अगर आपके दो वेक्टर्स बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो बच्चे आप ए डॉट बी की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बेटा, ए इंटू बी इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो तो जीरो। तो अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू बेटा क्या आती है, जीरो आती है। इस हिसाब से बच्चे का पूछो आई डॉट जे, आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में, जे डॉट के या के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर जीरो आएगा। थर्ड बच्चे इसमें एक और चीज आती है कि ए डॉट बी लिखिए बच्चे या बी डॉट ए लिखिए, ये कॉम्यूटेटिव होता है। दोनों से वैल्यू ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो तो ए बी cos थीटा ही आती है। ऑर्डर बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर बच्चे इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो वेक्टर्स आपने लिए हैं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, अगर एक्यूट एंगल होगा तो बच्चे ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी ए बी cos थीटा विद cos थीटा इज पॉजिटिव, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर कहीं पता लग जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो श्योरली उनके बीच का एंगल आप एक्यूट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज माना जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए डॉट बी हो जाएगा बेटा ए बी cos थीटा, cos ऑफ ऑब्ट्यूज याद है cos सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू बेटा लेस देन जीरो होगी। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो कब होगा, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। डाउट तो नहीं बेटा इसमें? फिफ्थ पॉइंट आइटा बेटा अगर आपसे पूछो, यस बेटा सर क्लियर हो गया, सॉरी। आई डॉट आई बच्चे कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, और आई डॉट आई, तो आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसलिए पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो जीरो लोगे, जीरो।
तो cos 0 के हिसाब से 1। तो बच्चे सोचने की जरूरत नहीं, i डॉट आई, j डॉट जे या k डॉट के, ये तीनों वैल्यूज बेटा 1 आती है, क्योंकि इस बार आपने मल्टीप्लाई किया और cos 0 और आ गया। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट आता है यहाँ पर, अगर मेरे पास एक वेक्टर a हो, एक वेक्टर b हो, तो इसको बहुत अच्छे से बेटा आपने x और y के फॉर्म में लिखा, x y z। सो उसका x कंपोनेंट ax, y कंपोनेंट ay, z कंपोनेंट az। ऐसे b का कितना हो गया बेटा, bxi कैप प्लस byj कैप एंड bzk कैप। अगर ऐसा आता तो बच्चे बताना a डॉट b कितना होगा। तो टेक्निकली बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पास, सर 3 टर्म्स यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टर्म्स आने चाहिए ना। जब वो 9 के 9 टर्म्स को एक बार लिखो, सर लिखे, ये सर एक बार की मेहनत तो है। पहला होगा ax bx i डॉट आई, दिख रहा है, आप इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर ax by i डॉट j, फिर ax bz i डॉट k। देखो देखो, ax by i डॉट j, ax bz i डॉट k, फिर बच्चे मल्टीप्लाई करिएगा ay को, तो पहला टर्म बेटा क्या आ जाएगा, ay bx j डॉट i, नेक्स्ट ay by, मल्टीप्लाई करिए बेटा ay by एंड ay bz, ay by j डॉट j, नेक्स्ट बेटा लिखिएगा ay bz j डॉट k डॉट k। क्लियर? सिमिलरली az मल्टीप्लाई करिए बेटा az az bx bx k I डॉट i, az by, बहुत पेशेंटली लिखते जाइए बेटा, एक बार ही लिखना है आपको, अभी से लेकर अपने बुढ़ापे तक अगर वेक्टर पढ़ते हो तो, ठीक, एक ही बार लिखोगे az bz k डॉट k। क्लियर? अब बच्चे बताना इस डिस्कशन में कौन कौन से टर्म बच जाएंगे। यहाँ ax bx था और i डॉट i 1 हो जाएगा, i डॉट j बताना बेटा क्या होगा 0, i डॉट k क्या होगा 0, j डॉट i क्या होगा 0, फिर एक टर्म बच जाएगा बेटा ay by, ऐसे az। इनको 3 को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, इन 3 को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो आपका आंसर बड़े प्यारा आ जाएगा ax bx। अच्छा i डॉट i कितना होता है 1, ay by, j डॉट j कितना होता है 1, और az bz k डॉट k कितना होता है 1। तो बच्चे बताओगे a डॉट b की वैल्यू क्या बनी, तो a डॉट b हो गया ax bx ay by एंड az bz। क्लियर? कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं जल्दी में बताना भूल गया, तो मैं इस जगह को बेटा यूज कर लेता हूँ। छोटा सा डिस्कशन है, आपको एक मिनट समझ में आ जाएगा। अगर वेक्टर आप ऐसे लिखते हो a और आप लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, समझ में आया क्या करना है? सर कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि ये आपके पास x, ये y, ये z। अगर x y z है तो बच्चे आप x में कितना चलेंगे 3, y में कितना चलेंगे 4 और z में कितना चलेंगे बच्चे आप 12। क्लियर? तो क्या बच्चे आपको एक शू बॉक्स बनता दिख रहा है? सर आपको दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा। बच्चे ध्यान से देखो, एक शू बॉक्स ऐसा सोच सकते हो ना, जो साइड से सबके पैरेलल ड्रॉ करते जाओ। तो आप बता रहे बेटा तुम एक कॉर्नर से चल के डायगोनल अपोजिट कॉर्नर में पहुंच गए। तो मैं ये जो वेक्टर है बेटा एक पिंक वेक्टर दिखा देता हूँ बेटा, ओरिजिन से यहाँ पे आया है, तो ये वेक्टर जो आया होगा बेटा कितना होगा सर, दिस विल लाइक 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप। क्लियर? अब ये बॉडी डायगोनल की अगर आपसे कोई लेंथ पूछे तो क्यूबॉइड बना नहीं बना, क्यूबॉइड बॉडी डायगोनल की लेंथ बेटा याद हो तो कितनी आती थी, अंडर रूट ऑफ L square plus B square plus H square। तो एल स्क्वायर आता था बेटा, एक डायमेंशन एल हो गई, बी हो गई, एच हो गई। इसको चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर वेक्टर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो वेक्टर का अगर पूछे मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस सिंपल से आपको लिख के दे दिएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस az²। क्लियर है? चलो एक दूसरा वेक्टर बेटा बना के देखो। मैं एक वेक्टर बी लिखता हूँ। बी वेक्टर दे दिया बेटा आपको 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। क्लियर? अब कोई वेक्टर बेटा बनाओगे तो देखना तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सिंपल से यहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। क्लियर? तो अब बच्चे बताना आपको कितना चलना है। एक्स एक्सिस में कितना चलना है 6, वाई में कितना चलना है बेटा 2, और बाहर कितना आना है बेटा 8। क्लियर? क्या फिर से एक शू बॉक्स बना सकते हो? हाँ सर, एक शू बॉक्स बन जाएगा। देखो शू लेते होगा ना तो बेटा इस तरह के बॉक्स में तो आते हैं ना, तो इस तरीके से बेटा बॉक्स के दोनों बॉक्स अलग अलग है। हाँ सर, इसमें बेटा ध्यान रखना एक्स में कितना चले बेटा 6, वाई में कितना चले 2, और बाहर कितना निकल के आया 8। तो क्या बॉडी डायगोनल की लेंथ क्लियर है कितनी होगी? यस सर। डायगोनल की लेंथ क्लियर है, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। डन है? तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 2 स्क्वायर 4, तो रूट 104 आएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। तो बेसिकली को मुझे वेक्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? Either you can resolve a vector into 2 components, अगर प्लेन में components। तो अगर 3D में जाओगे, आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो उस रूम में तुम्हें 3D वेक्टर्स दिख जाएंगे। चलो अपने अपने रूम में देखो, जहाँ बैठोगे उससे फॉर द मोस्ट कॉर्नर एक दिख रहा होगा, कोई तो कॉर्नर होगा। उस Yes, कॉर्नर से sir. बेटा वॉल के अलोंग चलो, वॉल के अलोंग जमीन पे चलो कुछ, तो वो वेक्टर हम आई कैप मान ले। वॉल के अलोंग ऊपर चलो तो कितना हो गया जे कैप। और अगर बाहर निकल के आओगे उस प्लेन से, तभी तक तो वॉल पे चल रहे हो, वॉल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा जेड एक्सिस। तो जब तक तुम प्लेन में हो तब तक तुम्हारा काम किससे चल जाता है 2 कंपोनेंट से। पर आप 3D में हैं तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं 3 कंपोनेंट। जैसे आपकी मूवीज आती है 3D, तो 3D मूवीज जो हमारी नॉर्मल मूवीज होती है 2D, जो पर्सन है हीरो है हीरोइन है वो स्क्रीन पे है। पर आप देखते होंगे डायनासोर की मूवी आती है, जुरासिक वर्ल्ड आया था, ऐसा इस तरह की मूवीज है, तो उसमें विद द हेल्प ऑफ लाइट कुछ स्पेशल इफेक्ट से हमें ऐसा फीलिंग दे देते हैं कि वो डायनासोर स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो डायनासोर जब तक इस प्लेन में मूव कर रहा है तब तक उसके पास एक्स और वाई है, पर आपको अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि प्लेन से बाहर आ रहा है तो उसमें जेड भी ऐड हो जाएगा। जेड होगा तो ax ay az का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये क्लियर है? तो अब बच्चे क्लियर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा ax by ay by az डन। चलिए बच्चे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। एक वेक्टर बेटा ऐसा था, उसको दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चे। ये वेक्टर बेटा कितने का था 30 का था, ये वेक्टर कितने का था बेटा 6 का था, और दोनों के बीच के एंगल बेटा 60 डिग्री मान लिया। फर्स्ट वेक्टर a है, सेकंड वेक्टर b है, तो बताइए a डॉट b की वैल्यू क्या होगी? बोलो 90 a डॉट b की वैल्यू बच्चे क्या आएगी? बहुत बढ़िया, किसी बच्चे का आंसर बहुत जल्दी आ गया था। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a 30, b का मैग्नीट्यूड 6 और एंगल इनके बीच का कितना बेटा 60, तो cos 60 आ गया। 30 into 60 कितना हो गया 180, cos 60 कितना हो गया 1/2, and answer will be like 90। तो a डॉट b की वैल्यू बच्चे क्या आती है यहाँ से 90 आ रही है ना? डाउट तो नहीं? सर ये कर क्या रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, सिंपल वैल्यू रखो। बेटा असली कहानी कुछ और है। मैं इसके 2 डिस्कशन दे रहा हूँ, शायद तुम्हें वहां से बात समझ में आए। अगर बच्चे मान लो आपके पास एक ब्लॉक हो, उस ब्लॉक के नीचे बेटा आपने इस तरीके से पैडल लगा दिया, दिख रहा है यहाँ पे व्हील्स लगा दिया। इस ब्लॉक पे बच्चे में अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, फोर्स कितना लगा है 30 न्यूटन, और इस बॉडी को बेटा खींच के मैं यहाँ पे ले आऊं, कितना आगे ले आऊं बच्चे? ये पॉइंट आपका यहाँ से कितना आगे आ गया 6 मीटर। दोनों के बीच के एंगल बेटा अगर 60 डिग्री है, तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? 90।
तो बेटा बात समझो, मैथ्स बाद में आई थी। कहानी ये थी कि जब आप किसी चीज पे वर्क करते हैं तो आपने उसको कुछ पुश देकर उसकी स्पीड बढ़ाई होगी। इस जमाने में अगर पूछा जाए 30 के दो कंपोनेंट आते हैं, सबको आता है। 30 का एक कंपोनेंट बच्चे आएगा 30 cos 60। एक कंपोनेंट कितना आएगा? 30 cos 60। दूसरा कंपोनेंट आएगा बेटा 30 sin 60। ऑनेस्टली बताना, बहुत देसी भाषा में पूछ रहा हूँ, इस ट्रॉली को, इस गाड़ी को धक्का किसने दिया है? क्योंकि जिसने धक्का दिया होगा उसने स्पीड बढ़ाई होगी। तो 30 cos 60 ने क्या करा है बेटा? पुश किया है। कितनी डिस्टेंस तक? 6 तक। तो बताओ कि वर्क डन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? सब वर्क डन हो जाएगा सर 30 cos 60 into 6। तो 30 cos 60 बेटा कितना आ जाएगा? 1/2, 15 into 6 and answer will be 90। क्लियर? तो बच्चे बताना, वर्क का कॉन्सेप्ट जब किसी टीचर ने बहुत मन से पढ़ाया होगा तो कहेगा वर्क करने की परमिशन केवल किसके पास है? कॉस कंपोनेंट के पास, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा। तो उसने लिख दिया होगा FD cos थीटा। ये तो बाद में आके लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा बनाई। तो पहले ये चीज W इक्वल टू F cos थीटा डी आई होगी, ये पहले W इक्वल टू F डॉट डी आया होगा। बोलते ना पहले अंडा आया मुर्गी आया, पहले कौन आया होगा? F cos थीटा इनटू डी या F डॉट डी? सर F cos theta into D। क्योंकि तुम्हारे डिस्कशन में तुम्हें पता है धक्का F cos थीटा दे रहा है तो वर्क F cos थीटा करेगा। वो तो बाद में तुम उसे सुंदर बना के ऐसे लिख देते हो। क्लियर? समझ में आई बेटा बात? 30 और 6 की स्टोरी। अब एक और डिस्कशन दे रहा हूँ बच्चे, देखो अच्छे से। एक मेश था पानी की, ऐसे जाली लगा दी बच्चे। ये लोहे की जाली ऐसे लगी हुई थी, है ना? जाली समझते हैं ना, कहीं छानने के लिए हम लोग ऐसा लगा देते हैं। इस मेश का जो पूरा चार्ट था उसका बेटा एरिया 6 मीटर स्क्वायर दिया गया, और यहां से बेटा पानी ऐसे फ्लो कर रहा था। जो पानी का फ्लो था बच्चे वो इस तरीके से आ रहा है। पानी इस जाली से बेटा ऐसे जा रहा है, दिख रहा है? पानी का परपेंडिकुलर के साथ अगर वेलोसिटी बेटा मान लो v कितना है? v बच्चे मैंने मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो बताओगे ये जो पानी, जो जाली है, उससे क्या पर सेकंड कुछ पानी जा रहा होगा? हाँ सर। इससे पर सेकंड कितना पानी निकलेगा? तो बताओगे पानी का फ्लो 30 cos 60 की वजह से स्टैब्लिश होगा, ये 30 sin 60 की वजह से। जाली के क्रॉस, इस मेश के क्रॉस, इस मेश के क्रॉस, मेश से पास कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है? 30 cos 60 या 30 sin 60? बेटा मेश से पानी किसकी वजह से आ रहा है? 30 cos 60 की वजह से, 30 sin 60 की वजह से? cos 60 की वजह से ना बच्चे। तो यहाँ पे पानी पर सेकंड कितना फ्लो करता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 cos 60, 30 into 1/2 into 6। ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 180 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी जाली से पास करेगा। क्या तुमने ये कॉन्सेप्ट कभी यूज किया? नहीं किया? बच्चे यूज No, करते sir. हैं, जरा अच्छे से देखना, बच्चे सब यूज करते हैं। जब स्कूल में टैप लगा होता था ना, उस टैप के नीचे बेटा ग्लास ऐसे रखते हो क्योंकि पानी ऐसे गिर रहा है। मान लो बेटा टैप ऐसा था आपके पास और किसी बच्चे ने पानी भरने के लिए ग्लास ऐसे रख दिया, तो बताओगे किस में पानी भरेगा? फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में? First condition में। सेकंड में क्यों नहीं भरा? क्योंकि जो वेलोसिटी आ रही है उसको एरिया से रिलेट करो तो 90 डिग्री एंगल आ गया ना, तो फ्लो जीरो हो जाएगा। तो पानी आगे चल के 11th में ही पढ़ेंगे, एक सरफेस से प्रति सेकंड कितना पानी पास करता है वो A डॉट V होता है। वर्क डन कितना होता है? F डॉट V। पानी कितना पास करता है? A डॉट V। क्लियर? मतलब दिक्कत क्या है बच्चे, आप लोग एरिया को वेक्टर नहीं लेते हो। हायर फिजिक्स में जब भी आप फ्लो पढ़ते हो तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक, मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत अच्छे से एग्जांपल से। अगर मेरे पास बच्चे एक मॉल लिया मैंने, ये मेरे पास एक मॉल है, बड़ा सा शॉपिंग मॉल, 2020 में लोग जाया करते थे यहाँ पर। अब ये मॉल बंद पड़ा हुआ है। अब बच्चे बताओ अगर मॉल के गेट से लोग उसके पैरेलल निकल जाएं तो बताओ फ्लो क्या होगा? Zero. ठीक। अब बच्चे बताओ अगर मेरे पास पानी का मैश ऐसा हो बेटा
और पानी ऐसे फ्लो करे तो क्या जाली से कुछ पानी पास कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। बिल्कुल देखो यहाँ पे भी यही चीज हुई थी। तो पानी का फ्लक्स कितना होता है, तो आप आंसर याद रखना A डॉट V, याद रखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्लियर है बेटा आपको। अब एक बात बेटा मैंने बोली, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत बढ़िया सा। एक वेक्टर बेटा आपके पास था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर था बेटा अल्फा i कैप प्लस 9j कैप, या फिर इससे आप चाहो तो 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर्स बेटा आपने लिखे। क्वेश्चन में शर्त लगा दी गई इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, तो अल्फा की वैल्यू बताइए बच्चे क्या होगे। If A is perpendicular to B, then find alpha. A is perpendicular to B, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे क्या होगी। तो बच्चे मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया ना आपको क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। x x मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, y y मल्टीप्लाई कर दीजिए, z z मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट बताओ बेटा कितना आएगा, 2 अल्फा 18 प्लस 8। अगर A is perpendicular to B है तो हमें थ्योरेटिकली पता है कि A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 2 अल्फा प्लस 26 अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू श्योरली कितनी होनी चाहिए, -13। क्लियर। चलो एक छोटा सा डिस्कशन बताना बेटा। ए लिखा बच्चे आपने यहाँ पर, ये आपके पास 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप था। बी की वैल्यू बेटा अल्फा j कैप -12k कैप थी। ठीक, बस इतनी थी। तो इस केस में बच्चे मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी इफ A is perpendicular to B। कैसे लिखोगे बेटा, क्लियर है ना। A डॉट B आप लिखेंगे तो जहां पे ये आ रहा था इसको 0i लिख दे, तो आंसर हो जाएगा 0 प्लस 6 अल्फा माइनस 96 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है तो 6 अल्फा माइनस 96 अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 16। क्लियर। तो अगर दो वेक्टर्स को कभी बात की जाए कि परपेंडिकुलर है तो कंडीशनल ये आता है बेटा कि A डॉट B की वैल्यू 0 होनी चाहिए। पक्का। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, बताना। एक वेक्टर बेटा आपको दिया गया यहाँ पर 4i कैप प्लस 4 रूट 3j कैप, और दूसरा वेक्टर बेटा कितना दिया गया बेटा आपको 6 रूट 3i कैप प्लस 6j कैप। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो? तो बच्चे देखो एंगल कैसे निकालोगे। ए डॉट बी की वैल्यू बच्चे बताना मैथमेटिकली क्या आती है, AB cos theta। cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हमें हेल्प भी करता है दो वेक्टर्स के बीच का कॉस वैल्यू निकालने के लिए। तो ए cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। cos थीटा इज ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ये आ गया आपके पास। अब ए डॉट बी तो सबको निकालना आता है, क्या होता है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, अगर तीनों होंगे तो ए जेड बी जेड लिख दीजिए, डिवाइड बाय बेटा ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर सबको पता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो याद है। अभी तो इधर पहले आपने बॉडी डायगोनल वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर। तो cos थीटा की वैल्यू बताएंगे बच्चे कितनी आ गई, याद रखेंगे आगे से इसे। सर क्या इस ट्रिक के हिसाब से हमारे क्वेश्चन में cos थीटा हम निकाल सकते हैं क्या? cos थीटा की वैल्यू बच्चे बताओ कितनी आएगी, ax bx 4 into 6 48 root 3। ay by 4 6 into root 3 4 into 6। ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 48 रूट 3। बिल्कुल सही। बताना मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस बोलो बेटा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ रूट 64 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3। अगला होगा बेटा 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 6 स्क्वायर।
4 स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 into 3 कितना 48, 48 plus 16 कितना हो गया रूट 64। 8 6 स्क्वायर root 144 रूट 144 बेटा आपके पास आ जाएगा। जरा वैल्यू बताओ बेटा, ऊपर कितनी थी 48 रूट 3, upon 64 का रूट 8 हो गया, ये 12 आ गया। 108 48 डिवाइड बाय 96 के हिसाब से वैल्यू रूट 3/2 आ गया। तो ये जो दो वेक्टर्स बच्चे आपने सेलेक्ट किए थे दिख रहे हैं, इनके बीच के लिए कॉस्ट वैल्यू जो आएगी एंगल की रूट 3/2 होगी, तो थीटा श्योरली 30 डिग्री आ गया। 30 yes sir दो वेक्टर्स के बीच का बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालने, सॉरी एंगल निकालने की ट्रिक ये बढ़िया सी है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप डॉट से निकाल दीजिए। सर मैं आपकी बात मान गया, पर क्या कोई और आसान तरीका भी था? ध्यान से देखो बेटा, ये 4i कैप प्लस 4 रूट 3 j कैप का मैग्नीट्यूड कितना आया था 8। ये सर 8 का वेक्टर था कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, और दूसरा वेक्टर बेटा कितने का था 12 का था 6 रूट 3 6 के हिसाब से 30 डिग्री पे। बताओ एक 8 का 60 पे हो, एक 12 का 30 पे हो, तो क्या इनके बीच का एंगल आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कितना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट बेटा देखना क्या होता है आपका यहाँ पर। ये बच्चे आपने यहाँ पे ए लिया, ये यहाँ पे आपने बी लिया, तो पूछे ए क्रॉस बी क्या होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चे कितनी आती है ए बी साइन थीटा एन कैप। से दिखने में अच्छा लग रहा था जब आपने ए बी साइन थीटा लिखा था। एन कैप क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा ध्यान से देखो तो एक स्केलर टर्म हुआ, डायरेक्शन एन कैप से आ रही है, तो पूछे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सबको पता है बेटा मॉडुलस का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में अगर सोचोगे तो ए बी साइन थीटा। तो आपके पास क्योंकि ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा ए बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन बेटा देना है एन कैप आ रही है। एन कैप कैसा वेक्टर है बोलो, यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया, तो हमें पता था, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल किसका, टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो यूनिट वेक्टर बेटा जो आपका नॉर्मल के लॉन्ग आ रहा होगा, किसके नॉर्मल, प्लेन ऑफ ए बी। सही है, प्लेन ऑफ ए एंड बी क्या बच्चे सोचो, तो अगर ए और बी ध्यान से देखो तो क्या ए और बी के बीच में कुछ आपको नहीं लगता है प्लेन बन रहा है, प्लेन तो होगा ना बच्चे यहाँ पर। इसका ऐसे फील करके देखोगे ए और बी क्या हो जाएगा, जो फुटबॉल ग्राउंड की जो लाइंस होती है ना, मार्किंग लाइंस, वो होगी, ए एक लाइन हो गई, बी एक लाइन हो गई, और यहाँ पे क्या करो एक झंडा लगा दो। ये झंडा क्या ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर होगा, बोलो बच्चे क्लियर। तो कोई पूछे ए क्रॉस बी किधर होगा, तो बेटा ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, ए क्रॉस बी, ठीक। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये बी क्रॉस ए आ गया। कोई डाउट तो नहीं। तो सर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो अच्छे से, डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं बच्चे, यहाँ पर राइट हैंड रूल की हेल्प लेते हैं। सर राइट हैंड रूल क्या होता है, बड़ा सिंपल, देखो आपको जब वेक्टर दिया जाएगा तो उसमें ऑर्डर में कोई एक तो पहले आ रहा होगा, हो सकता है ए पहले आ रहा हो सकता है बी पहले आ रहा हो। अब सब लोग अपने हाथ में अगर पेन है तो छोड़ दो, राइट हैंड फ्री रखो, है ना। राइट हैंड बेटा मैंने जिससे रखा है अपने फेस के सामने रख लिया, दिख रहा है राइट हैंड सबको, अपना राइट हैंड देखो, मेरा नहीं देख सकते। अब चुपचाप राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको एक के लॉन्ग रखो, ऐसे रख दो बेटा, दिख रहा है, बना देता हूँ। राइट हैंड की फिंगर्स बेटा ऐसे रख दिया, किसकी डायरेक्शन में, ए के लॉन्ग, क्लियर। और थंब बच जाएगा। अब क्या करो, इन फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को घुमाओ। अगेन फिंगर्स को घुमाओगे बेटा किधर से किधर, ए से बी की तरफ। तो जब अपने ए से बी की तरफ घुमाओगे तो पक्की बात है बेटा वो तो घूम गई लाइंस, दिख रही है फिंगर्स, ऐसे मुट्ठी जैसा बन गया होगा ना।
पर एक भाई साहब जो थंब थे वो चुपचाप बैठे हुए। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है बेटा, वो डायरेक्शन किसकी होती है बेटा? एक और तरीके से सोच सकते हैं, स्क्रू रोल से सोच लो। ए दिख रहा है बच्चे, बी दिख रहा है, ए से बी की तरफ क्या करो बच्चे, स्क्रू को घुमाओ, तो क्या स्क्रू का कुछ मूवमेंट आएगा? घुमाओ ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू के बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ट्राई करो, Yes, sir. सोचो, Yes, sir. जिधर स्क्रू निकल रहा होगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। क्लियर? तो राइट Yes, हैंड sir. रूल से बेटा या तो आंसर निकाल सकते हो या स्क्रू रूल से आंसर निकाल सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चे बताओ, अगर ये वेक्टर बेटा आपके पास सी हो और ये वेक्टर बच्चे डी हो, तो बताओ डी क्रॉस सी किधर होगा? अप होगा डाउन होगा? डी से सी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, Down होगा. तो डी से सी की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू घुमाओगे तो बच्चे नीचे की तरफ चलेगा ना स्क्रू। Yes, तो स्क्रू sir. किधर चल रहा है? डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्शन डी क्रॉस सी की होगी। सी क्रॉस डी पूछा जाएगा तो स्क्रू उल्टा चलेगा, तो सी क्रॉस डी इधर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो उस हिसाब से बच्चे का बात करूं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है बच्चे वो सिंपल दो चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ए क्रॉस बी में पहला तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर एन कैप। क्लियर? ए बी साइन थीटा जो होता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड होता है और एन कैप डायरेक्शन होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे बेटा? जैसे sir. बच्चे मेरे पास अब बहुत देसी तरीका, ये बच्चे आपके पास x हुआ, ये y हुआ, एक वेक्टर बेटा आपके पास 3i कैप था, दिख रहा है? और एक वेक्टर बेटा कौन सा था? ये 3i कैप है, ये 4j कैप है। a वेक्टर 3i कैप है, b वेक्टर 4j कैप है। तो बच्चे बताइए a क्रॉस b क्या होगा? तो आप बोलोगे a क्रॉस b की दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। Direction. चलो जल्दी से बताओ डायरेक्शन क्या आएगी ए क्रॉस बी? स्क्रू को घुमाना है ए से किसकी तरफ? बी की तरफ। Upward. आउटवर्ड बोलोगे बेटा, आउटवर्ड। आप ऐसे घुमाओगे ना बच्चे तो आपकी तरफ आएगा ना स्क्रू। सोचो अगर यहाँ स्क्रू होता, एक बटन जैसा स्क्रू सोचो घुमाओगे तो आउटवर्ड आएगा ना, ऐसा आएगा। ये डायरेक्शन किसकी होगी? ए क्रॉस बी की। ये डायरेक्शन क्लियर है क्या होती है? के कैप होती है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या लिखा है बच्चे? ए बी साइन थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। और दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 degree. 90. तो साइन 90 लिख देना बच्चे। तो आंसर देखो पहली बार कितना आया है? 12. वेक्टर को 12 वेक्टर से के मल्टीप्लाई करके क्या जो क्वांटिटी बनी है वो भी वेक्टर है क्या? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आई है क्या वो भी वेक्टर है? Yes, sir. ठीक है ना? अब धीरे धीरे एक पॉइंट बताना बेटा, रिजल्ट्स देखो। पहली बात बेटा, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से इस बार सेम होंगे? No, sir. No, sir. सर गलत है। तो सही रिलेशन क्या है बेटा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बेटा इस बार कैसे होंगे? अपोजिट होंगे Magnitude और same. इक्वल भी होंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होंगे। कैसे? मैं फिर से बेटा करके दिखाता हूँ। देखो मेरे साथ 2-3 बार करते हैं ना तो अपने आप याद हो जाता है। ए से बी की तरफ स्क्रू घुमाओ तो अप चलेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा? ए क्रॉस बी की। और बी से ए की तरफ चलाओगे तो डाउन चलेगा, तो बी क्रॉस से डाउनवर्ड होगा। तो ए क्रॉस बी अप और बी क्रॉस से डाउनवर्ड। क्लियर? दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली कैसे बेटा? अपोजिट। Opposite. दूसरी बात बच्चे, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, if two vectors are parallel, है ना? दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, ठीक, वो दो वेक्टर ए और बी मान लिए। If two vectors are parallel, then A cross B is equal to
जब बच्चे ए क्रॉस बी लिखोगे तो कितना आएगा बच्चे? दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल वेक्टर्स के लेकर ध्यान से, ये बी आ गया बच्चे, ये ए आ गया, दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो एन कैप तो छोड़ो, साइन 0 ने बात ही खत्म कर दी। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? 0। थर्ड, जल्दी से बताओ बेटा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों वैल्यूज क्या होगी? आई क्रॉस आई, आई और आई दोनों पैरेलल 0। जे क्रॉस जे पैरेलल, के क्रॉस के पैरेलल। तो सिंपल सी बात है बेटा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0 आएगा। 0 क्योंकि पैरेलल है तो तीनों में साइन 0 साइन 0 साइन 0 आके बात ही खत्म कर देगा। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे बोलो बेटा क्या होता है? तो आई क्रॉस जे क्या होगा बेटा? मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, आई क्रॉस जे साइन 90, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर 1 साइन 90, और एक वेक्टर आपका एन कैप आएगा। तो भाई ये 1 आ गया और एन कैप। बच्चे बताओ आई क्रॉस जे से परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? हाथ चला के बताओ, आई क्रॉस जे से घुमाओ, आई से जे की तरफ घुमाओगे तो ये वेक्टर आएगा ना। तो एक ऐसा वेक्टर जो आई और जे दोनों से परपेंडिकुलर, वो कौन सा बनेगा? के कैप। तो आगे से ध्यान रखना, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? के कैप। सिमिलरली बच्चे बताओ जल्दी से, जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा? आई कैप। एक बार रुक जाओ, देखो तो सही। तो मॉडुलस 1, आपके पास बेटा 3 तो 1 आ गया यहाँ पर और एक एन कैप आ गया। और जे क्रॉस के बच्चे क्लियर ना क्या होता है? ये जे हुआ, ये के हुआ, जे क्रॉस के हाथ ऐसे घूमेगा, स्क्रू घूमेगा तो ये आउटवर्ड आएगा। तो ये जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की डायरेक्शन को पूछे यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? तो आपका जे क्रॉस के की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बोलो बेटा क्या आएगा? एन कैप, और एन कैप आई कैप हो जाएगा। तो सर इसको याद करने की क्या कोई ट्रिक है? हाँ सर, इसको याद करने की अगर हम लोग क्लॉक बनाते हैं, क्लॉक में टॉप पे आई रख दो, यहाँ पे जे रख दो और यहाँ पे के, और क्लॉक कैसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? के। आगे बढ़ते जाओ, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? के। ऐसे में जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा? आई कैप। तो बेटा आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? के। जे क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? आई। के क्रॉस आई को पूछे तो कितना होगा? जे कैप। हाँ, घड़ी कैसे घूमती है क्लॉकवाइज? अब तुमने बदतमीजी कर दी, उल्टी घड़ी घुमाओगे। अगर उल्टी घड़ी घुमाई बेटा तुमने, बोलो तो आंसर क्या आएगा? जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? माइनस के कैप। आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा? माइनस जे कैप। के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? माइनस आई कैप। कैप। क्लियर?